Hi everyone, welcome to our channel Civils Manthan. Today we will discuss मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक 27 ईयर ओल्ड वीमेन हैं, उनकी एक पिटीशन थी रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी, जिनकी प्रेगनेंसी के जो वीक्स से 26 वीक्स की प्रेगनेंसी थी उनकी। तो इसको रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट सुनाया। इस वजह से जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो न्यूज़ में आया, और इसको हम आज थोड़ा डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे, ताकि प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के जो पॉइंट्स हैं वो हम अच्छे से टैकल कर सकें। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कंटेक्स्ट को जानेंगे, प्लस डाटा देखेंगे कि अबॉर्शन का क्या फ़िलहाल डाटा है इंडिया से रिलेटेड, और कैसे डेवलपिंग जो नेशंस हैं उनमें क्या सिचुएशन रहती हैं। प्लस हम ये देखेंगे कि हमारा एक जो लॉ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसको अभी CJI जो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि हमारा जो लॉ है वो लिबरल लॉ है। तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा MTP एक्ट है जो 2021 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट का, तो कैसे वो लॉ एक लिबरल लॉ कहलाता है। और CJI ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि हमारा जो लॉज हैं अबॉर्शन लॉ वो अहेड ऑफ अदर नेशन है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेंगे, USA से रिलेटेड देख लेंगे कि कैसे वहाँ से ज़्यादा अच्छा लॉ हमारा अबॉर्शन लॉ है। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि कुछ जजमेंट्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियसली, जो कि विमेन की ऑटोनॉमी से, विमेन की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी से रिलेटेड थे। तो वो भी हम इस पूरे लेक्चर्स में देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी इसी के रिगार्डिंग ये जो विमेन हैं जिन्होंने अपनी पिटीशन फाइल की थी, एक स्टोरी जान लेते हैं। तो इस इन जो विमेन थी, इनका आर्गुमेंट था कि वो ना एक्चुअली उनकी जो 26 वीक्स की प्रेगनेंसी थी वो उसको टर्मिनेट कराना चाहती थी। और उसका बेस एक्चुअली क्या था कि वो कह रही थी, रीज़न दे रही थी कि वो इस वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन का उसमें आ सकती हैं, उनको ये इशू हो सकता है। और प्लस हेल्थ इशू उन्होंने साइट किए थे कि वो इन दो वजह से नहीं अपनी प्रेगनेंसी को कैरी करना चाहती हैं आगे फॉरवर्ड। तो पोस्टपार्टम एक्चुअल डिप्रेशन क्या होता है कि सपोज़ के विमेन हैं, उसका उन्होंने बेबी डिलीवर कर दिया है, तो उसके वजह से कि वो उसकी केयर नहीं कर पाएंगी, या उनको लग रहा है कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ बर्डन। क्योंकि इस पर्टिकुलर विमेन के केस में क्या हुआ था कि ऑलरेडी उनके दो चिल्ड्रन थे। ये जो पर्टिकुलर प्रेगनेंसी थी ये उनका थर्ड चाइल्ड है सॉरी। तो इस वजह से वो उसको नहीं कैरी करना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल करी। और वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत अपनी इस पर्टिकुलर डिमांड को फॉरवर्ड करना चाहती थी, वो ये थी कि आर्टिकल 21 का उन्होंने साइट दिया कि आर्टिकल 21 के अंदर वो अपनी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की डिमांड करती हैं, और इस बेस पे वो मेडिकल टर्मिनेशन कराना चाहती थी प्रेगनेंसी का। तो सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू था इसके ऊपर, जिस बेस पे उन्होंने रिजेक्ट करी उनकी पिटीशन, वो ये है कि जो विमेन हैं, कोई भी विमेन है, उनको जो है अपना कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है हमारे इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ पे विमेन को रिप्रोडक्टिव राइट्स ज़रूर हैं, लेकिन वो राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उनकी नहीं चलेगी हमेशा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक मेडिकल बोर्ड होता है जब भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने की बात आती है, स्पेशली अबाउट 24 वीक्स। तो वहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड क्रिएट किया जाता है, और उसकी रिपोर्ट के अनुसार ही डिसीज़न लिए जाते हैं। तो जैसा कि इस केस में भी एम्स का मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी, और उन्होंने बताया कि जो इमीडिएट डेंजर नहीं है इस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी से, ना ही उस पर्टिकुलर विमेन की लाइफ को, ना ही फीटस को। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को लेने से या उनको टर्मिनेट कराने से मना कर दिया।
इसी के साथ हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये स्टेटमेंट एक्चुअली हम एज अ कंक्लूज़न भी यूज़ कर सकते हैं कि इंडिया का जो अबॉर्शन लॉ है वो प्रो चॉइस है और लिबरल है, अहेड ऑफ अदर नेशन है। तो हम देखेंगे कि कैसे इंडिया का जो अबॉर्शन लॉ है वो प्रो चॉइस है। प्रो चॉइस एक्चुअली होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसने विमेन को एक रिप्रोडक्टिव ऑटोनमी और बॉडली ऑटोनमी को दिया है ताकि वो अपनी चॉइस को अपने आप डिसाइड कर सकें, उनको ऐसे सच किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, रिप्रोडक्टिव ऑटोनमी हो उनके पास, तो उसको हम प्रो चॉइस बोलते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे हमारा जो पर्टिकुलर लॉ है, जैसे कि एमटीपी एक्ट जो हमारा 2021 है वो एक्चुअली हमारा एक लिबरल रिजीम के अंदर आता है और अहेड ऑफ अदर नेशन, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया बहुत ही ब्रीफ में कि यूएसए से काफ़ी अहेड है हमारा लॉ, अबॉर्शन लॉ। अब हम अपनी एक अगली इस पे आते हैं कि हमारा जो डाटा क्या है अबॉर्शन से रिलेटेड। तो इसमें देखते हैं हम कि जो 45% जो अबॉर्शन होते हैं, जितने भी अबॉर्शन होते हैं उसका 45% जो होते हैं वो अनसेफ अबॉर्शन होते हैं, और इसमें से इस 45 में से 97% जो अनसेफ अबॉर्शन होते हैं वो एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर होते हैं, जिसमें एक इंडिया भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है इसके अंदर। तो ये जो अनसेफ अबॉर्शन है वो डाटा ये दिखा रहा है कि कैसे अनसेफ अबॉर्शन जो होते हैं वो हाई जो है MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को इंक्रीज़ कर देता है। तो नॉट ओनली मदर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है बल्कि उस चाइल्ड का एक प्रॉपर केयर नहीं हो पाता, और प्लस हम जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं तो हम जानते हैं कि सबके यहाँ पे डेमोग्राफी बल्ज या डेमोग्राफी डिविडेंड आ ही रहा है, यूथ स्टेज पे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, तो उनके डेवलपिंग डिविडेंड का जो पोटेंशियल है उसको भी हार्नेस करने से रोक देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं NHFS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है वो बताता है कि 53% जो अबॉर्शन है इंडिया के अंदर वो परफॉर्म होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और 27% जो परफॉर्म होते हैं एट होम। तो हम जान पाते हैं कि अगर होम में अबॉर्शन होगा तो वहाँ पे जो हाइजेनिक कंडीशन होंगी वो नहीं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होगी वो भी नहीं होगी, तो ये भी एक तरीके से लीड टू द हाई MMR सिचुएशन इन आवर कंट्री, जो कि अभी 103 है। तो अल्टीमेटली जो हमारे SDGs हैं उसको अचीव करने में एक बहुत बड़ा बिग हर्डल क्रिएट हो जाता है अगर हमारे पास सेफ़ अबॉर्शन के प्रोविज़न्स या फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि इंडिया का एक्चुअली अबॉर्शन रिजीम रही क्या है। देखो 1960s तक तो हमारे पास कोई लॉ ही नहीं था जिसके अकॉर्डिंगली कोई विमेन जाके अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सके। तो इलीगल अबॉर्शन जो हैं इस पीरियड तक बहुत ज़्यादा हुआ करते थे इंडिया के अंदर। फिर उसके बाद हमने ना एक शांतिलाल कमेटी आई 1960s में, हमने इसका गठन किया शांतिलाल कमेटी। तो उसके कहने पे या उनके रिकमेंडेशन से कुछ रिकमेंडेशन अकोमोडेट की गई और एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हमारा ये आया। ये हमारा सबसे पहला एक्ट था इससे रिलेटेड, और इसको हम ना एक्चुअली रिस्ट्रिक्टिव अबॉर्शन बोलते हैं, रिजीम बोलते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे कि कैसे ये एक रिस्ट्रिक्टिव अबॉर्शन है। फिर उसके बाद हम जो लेकर आए एक अमेंडमेंट लेके आए इस 1971 वाले एक्ट के अंदर, जिसे हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021। तो इसको हम एक्चुअली लिबरल अबॉर्शन रिजीम बोलते हैं, जो अभी हमने ऊपर वाली स्लाइड में देखा कि CGI ने भी जैसे बोला कि हमारा जो लॉ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वो एक लिबरल लॉ है। तो इस वजह से उन्होंने बोला, ये हम देखेंगे आगे स्लाइड में कि कैसे हमारा जो लॉ है वो एक लिबरल लॉ है। अब हम देखते हैं कि MTP एक्ट 1971 और MTP एक्ट 2021 इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और क्या MTP एक्ट कैसे एक लिबरल रिजीम को प्रमोट करता है इंडिया के अंदर, और कैसे विमेन को उनकी एक रिप्रोडक्टिव जो उनके राइट्स हैं, ऑटोनमी है, उसको प्रोवाइड करता है।
तो इसमें जो फर्स्ट प्रोविज़न आता है वो है, अब पहले हम लाइक टाइमलाइन से कंसीडर करते हैं। तो टाइमलाइन अगर देखें, अगर प्रेगनेंसी जो है अप टू 12 वीक्स की है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो 12 वीक्स की प्रेगनेंसी को कैरी कर रही हैं और अगर वो चाहती हैं कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाएं, तो उनको क्या करना होगा कि उनको एक एडवाइस चाहिए होगी जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसकी एडवाइस देने पर वो जो है उनका अबॉर्शन किया जा सकता है। और यही सेम प्रोविज़न हमने अप टू 12 वीक्स की प्रेगनेंसी के लिए सेम प्रोविज़न एमटीपी एक्ट 2021 में रखा है। तो यहाँ तो कोई चेंज हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर हम देखें, ये हमारा दूसरा प्रोविज़न है जिसमें 12 से 20 वीक्स की बात करी गई है। मींस अबाउट 12 वीक्स अगर किसी विमेन की प्रेगनेंसी है और बिलो 20 वीक्स है तो उसको क्या करवाना होगा, अगर वो चाहती हैं कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराएं, तो उनको 2 RMPs रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की एडवाइस की नीड होती है। तो ये लेनी पड़ती थी 1971 वाले लॉ के अकॉर्डिंग। बट जब 2021 वाला अमेंडमेंट एक्ट आया तो उन्होंने कहा कि हम आपको 1-2 RMPs की नहीं, सिर्फ 1 RMPs की एडवाइस ही काफ़ी है टर्मिनेट कराने के लिए प्रेगनेंसी। इसके साथ ही हमने, अगर हम बात करें थर्ड प्रोविज़न की, तो 22-24 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी होती थी तो इसको हम अपर जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं एक्चुअली। और यहाँ पे क्या होता था कि 20 वीक्स से अबो अलाउड ही नहीं होता था अबॉर्शन। अगर हो भी जाता था बहुत ही स्पेशल केसेस में होता था और फिर मेडिकल बोर्ड जो होता था वो एडवाइस देता था और उसके कहने पे ही होता था। ये जो मेडिकल बोर्ड है वो पहले कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल होती थी और कोर्ट जो है वो एडवाइस देता था कि मेडिकल बोर्ड का गठन हो और मेडिकल बोर्ड एडवाइस करता था कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है या नहीं कराना है। तो ये एडवाइस मेडिकल बोर्ड के बिहाफ पे की जाती थी। लेकिन जो ये हमारा 2021 वाला एक्ट है, इसने क्या चेंजेस करे, इसने कहा कि जैसे ना अब तो 20 वीक्स तक तो कोई भी प्रेग्नेंट विमेन जो होती है वो टर्मिनेट करा सकती है, मतलब यूनिफॉर्म है सबके लिए प्रोविज़न्स जो हैं। और इसने ना अपर जेस्टेशन का जो पीरियड था, देखो यहाँ पे तो 20 वीक्स था, तो यहाँ से इन्होंने 20 से 24 वीक्स का अपर जेस्टेशन पीरियड करा दिया। और इसके लिए अगर कोई विमेन है उसको 24 वीक्स की प्रेगनेंसी और टर्मिनेट करानी है तो उसको एडवाइस चाहिए होती है 2 RMPs की, इनकी एडवाइस चाहिए होती है। लेकिन ना इसमें ना इन्होंने कुछ कंडीशंस को लगा दिया। वो कंडीशंस ये हैं कि ये जो 24 वीक्स या इससे अबोव वाली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं वो विमेन कुछ स्पेशल कैटेगरीज की विमेन के लिए ही अलाउड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले जैसे सर्वाइवर हैं कोई रेप की कोई विमेन या सेक्सुअल असोल्ट की, या फिर कोई माइनर हैं जैसे कि 12 इयर्स ओल्ड कोई गर्ल चाइल्ड है वो उसका रेप हो गया है तो उस तरीके से कोई माइनर है, या फिज़िकल या मेंटल इलनेस पर्टिकुलर उस विमेन को हैं और वो कैरी नहीं कर पाएंगे अपनी चाइल्ड को, इस तरीके से इसके अपार्ट फ्रॉम कोई विडो हो गई हैं, ठीक है, या डाइवोर्सी है कि जैसे कि जो है वो इन बिटवीन जो है उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं या डाइवोर्स हो गया है और उनकी जो प्रेगनेंसी है वो 24 वीक्स की है या 25 वीक्स की है, लाइक अबाउट 24 वीक्स है, तो वो उस केस के अंदर 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की एडवाइस लेते हुए वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं, जो कि मेंशन है रूल्स 2 के अंदर। ये जितनी एक्सेप्शनल केसेस की विमेन हैं इनके कैटेगरीज जो है वो रूल 2 जो एमटीपी एक्ट है उसके अंदर मेंशन है। इसके साथ ही अब जो इवन जो अनमैरिड विमेन हैं, तो पहले ना सिर्फ मैरिड के लिए ही होता था, जो अनमैरिड विमेन हैं वो भी उनको भी अलाउ है कि वो अबॉर्शन करा सकती हैं 20 से 24 वीक्स जो भी होगा, इस तरीके से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहती हैं तो वो करवा सकती हैं, अनमैरिड विमेन को भी अलाउड है। तो ये एक स्पेशल प्रोविज़न इन्होंने ऐड किया है। अपर जो जेस्टेशन पीरियड है, अगर कोई विमेन है सपोज़ और उसकी 24 वीक्स या 25 वीक्स की प्रेगनेंसी है सपोज़, और इस केस के अंदर
उस पर्टिकुलर फीटस में कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, फीटस की कुछ अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो उसमें क्या होगा कि इस अगर मेडिकल बोर्ड ने बताया कि उस पर्टिकुलर फीटस में इतनी ज़्यादा सब्सटेंशियल अबनॉर्मेलिटीज़ हैं कि उसके जन्म लेने पर भी एक तरीके से वो एक हेल्दी या अच्छा डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से मेडिकल बोर्ड ने अगर उस चीज़ को डायग्नोस कर दिया तो टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का हो सकता है। तो ये इस तरीके से कुछ प्रोविज़न्स हैं जो कि ऐड किए गए इन 2021 वाले एक्ट के अंदर। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम इस पर्टिकुलर एक्ट को जो है वो लिबरल रिजीम का नाम दे रहे हैं। एक लिबरल लॉ है हमारे इंडिया के अंदर अबॉर्शन से रिलेटेड। अब बात आती है, अगला जो प्रोविज़न है वो स्टेटस से रिलेटेड है, टाइमलाइन से नहीं, मैरिटल स्टेटस से रिलेटेड। तो पहले क्या था कि अबॉर्शन जो था, कोई जो मैरिड वीमेन थी वो अपने हस्बैंड के साथ जाके अबॉर्ट करवा सकती थी चाइल्ड, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन थी। दैट्स वाई कि हम इसको रिस्ट्रिक्टिव अबॉर्शन रिजीम बोल रहे हैं कि मैरिड वीमेन है और वो उसके साथ उसका हस्बैंड ही आना चाहिए, उसकी कंसेंट होनी चाहिए, देन ओनली पर्टिकुलर वीमेन कैन गो फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन जो 2021 वाला एक्ट है इसने कुछ अमेंडमेंट की। इसमें क्या किया कि अब ना कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है बिटवीन मैरिड वीमेन एंड अनमैरिड वीमेन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरिड वीमेन ही करा सकती हैं, अब अनमैरिड वीमेन फॉर एग्जांपल सिंगल वीमेन हैं तो वो भी करा सकती हैं, या कोई वीमेन है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं तो वो भी जाके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं। और यहाँ पे क्या था कि पहले मैरिड वीमेन विद हर हस्बैंड था, तो ये जो वर्ड था हस्बैंड, ये यहाँ पे अमेंड होके ऐसे बोला गया कि विमेन एंड हर पार्टनर। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक के जो लिबरल जजमेंट्स रहे हैं रिलेटेड टू लिव इन रिलेशनशिप, जो कि लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स के अंदर रिकॉग्नाइज करा है। तो इस तरीके से उसके साथ ट्यून करके हमने इस एक्ट में भी ये डाला है कि वो अपने पार्टनर के साथ जाके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती हैं। अब जो है सिंगल विमेन भी जिनकी प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक्स की है वो भी एंटाइटल की जाएंगी, मतलब उनको भी सेम लीगल अबॉर्शन राइट्स दिए जाएंगे, ताकि एक हम किस तरफ चलें, हम सेफ अबॉर्शन की तरफ सेफ अबॉर्शन की तरफ अपने रिजीम को लेके चलें, और विमेन को है अच्छे से हम रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी और उनको राइट्स दे पाएँ। अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज की बात करें तो इसमें क्या होता था कि कोई अगर ब्रीच कर देता था विमेन की कॉन्फिडेंशियलिटी हो तो फ़ाइन किया जाता था 1000 रुपीज़, ये फ़ाइन था। और बट यहाँ पे जो है वो इस वाले केस के अंदर 2021 वाले हमारा जो एक्ट है इसके अंदर फ़ाइन का भी प्रोविज़न है, प्लस इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविज़न है। 1 ईयर का जो है जेल हो सकती है 1 ईयर की। लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी एम्फासिस किया गया है, या हम कह सकते हैं कि इसको एक मैंडेटरी बना दिया गया है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल विमेन का नेम है या अदर पर्टिकुलर जो है अदर पर्टिकुलर्स चीज़ें हैं जो विमेन से रिलेटेड हैं, उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं, वो शैल नॉट बी डिस्क्लोज्ड और रिवील नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से करके हमने एक्चुअली उनके राइट टू प्राइवेसी वाला जो अधिकार है उसको मेंटेन किया है, जो कि पुट्टास्वामी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया था। अगला प्रोविज़न है 1971 वाले एक्ट में क्या हुआ था कि एक ना मेडिकल बोर्ड क्रिएट किया जाता था। तो ये जो मेडिकल बोर्ड था ना वो कैसे क्रिएट होता था कि पहले जो वुमेन थी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, पहले वो जाती थी कोर्ट, और कोर्ट जाने के बाद जो है वो मेडिकल बोर्ड का ऑर्डर देते थे और मेडिकल बोर्ड क्रिएट होता था। कब क्रिएट होता था? इन केस ऑफ लाइक रिलेटेड टू अगर 24 वीक्स से अबोव प्रेगनेंसी है तो उस केस में ही मेडिकल बोर्ड का क्रिएशन किया जाता था। अब पहले ही हमें पता है कि जो पर्सन है
को पहले कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पेंडेंसी है और फिर उसके बाद वो एडवाइस करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर काफ़ी डिले हो जाता था कि विमेन जो है फिर इसी फेज़ के अंदर कितना साइकोलॉजिकल ट्रामा भी फेस करती थी। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोविज़न होता था। तो इसी को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या किया कि 2021 वाले एक्ट में हमने ऐसा किया कि हमने ना मैंडेटरी कर दिया कि जो मेडिकल बोर्ड है वो बनेगा ही बनेगा, और कौन बनाएगा उसको, स्टेट्स या यूटी बनाएंगे। तो इस तरीके से पीटी में मतलब लाइक जो हमारा प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें आ सकता है कि जो मेडिकल बोर्ड है वो कौन बनाता है, तो सेंटर या स्टेट, तो सेंटर नहीं बनाती है, स्टेट या यूटीज़ बनाते हैं। और जिसमें क्या होता है कि जैसे गायकोलॉजिस्ट जो होते हैं और अदर एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो कि बताते हैं कि टर्मिनेशन कराना चाहिए प्रेगनेंसी का या नहीं। एग्जाम्पल क्या है इसका, जो अभी हमने ऊपर वाली स्लाइड्स में देखा कि जो एम्स का जो बोर्ड बना था उन्होंने मना कर दिया इस पर्टिकुलर केस के अंदर 26 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उस केस में उन्होंने मना कर दिया कि प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट ना कराया जाए। ये एग्जाम्पल है। एक प्रोविज़न हमें इसका याद रखना है कि फॉर दिस पर्पज़ लाइक जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इस पर्पज़ के लिए जो मैरिटल रेप है उसको एज अ रेप कंसीडर किया जाता है। आई थिंक यही एक लॉ है जो कि मैरिटल रेप को रेप कंसीडर करता है। किस ग्राउंड पे कि ओबियसली बात है कि मान लो सपोज़ विमेन जो है इस केस के अंदर प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो अबॉर्ट करवाना चाहती हैं चाइल्ड को, तो वो अबॉर्शन के लिए उनको इजाज़त है, वो जा सकती हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी कि जो हमारे CGI हैं उन्होंने ये बोला कि हमारा जो एक्ट है वो लिबरल है। तो देखते हैं कि हमारा एक्ट लिबरल क्यों है। वैसे हमने इसके प्रोविज़न्स ऊपर पढ़ लिए हैं, बट फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर क्लैरिटी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे सेफ़ अबॉर्शन है, ठीक है, कैसे हैं, कैसे प्रमोट कर रहे हैं इन रिस्पेक्टिव ऑफ विमेन के मैरिटल स्टेटस। अब जो है अनमैरिड जो विमेन हैं वो भी जा सकती हैं, और मैरिड विमेन तो पहले भी अलाउड थी और वो भी जा सकती हैं। तो इस तरीके से हम क्योंकि जैसे सिंगल जो विमेन सिंगल पेरेंट विमेन हैं तो वो भी अबॉर्शन करवा सकती हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है वो एक लिबरल एस्पेक्ट को इंडिया के अंदर प्रमोट करता है। और इसके अलावा अब जो है नो अपर जेस्टेशन पीरियड एज अबॉर्शन अलाउ अबो 24 वीक्स, तो 24 वीक्स के अबो भी अलाउ हो जाता है अबॉर्शन, जो कि 1971 वाले एक्ट में जो था वो 20 वीक्स से ऊपर अलाउ नहीं था। क्रिएशन ऑफ मेडिकल बोर्ड की बात करें तो मतलब क्या करेगा कि देखा पहले कि हमने कि पहले कोर्ट के ऑर्डर होने पे ही मेडिकल बोर्ड क्रिएट होता था, तो अब जो है पहले से ही क्रिएटेड है मेडिकल बोर्ड, तो काफ़ी स्विफ्ट डिसीज़न आ जाता है, काफ़ी जो डिले है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल ट्रामा या विमेन को जो इधर उधर नहीं जाना पड़ता। तो इस वजह से मेडिकल बोर्ड काफ़ी हेल्प करता है कि इस लिबरल रिजीम को प्रमोट करने में। कॉन्फिडेंशियलिटी क्लोज की बात करें तो वो हमने डाला है, तो ये ट्यून है विद राइट टू प्राइवेसी एक्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस के अंदर रिकॉग्नाइज़ किया था। अब हम बात करते हैं कि काफ़ी कुछ जजमेंट्स जो हैं हम सुप्रीम कोर्ट के अपने देखो ये ना टॉपिक है सोशल जस्टिस से रिलेटेड है या फिर GS 1 में भी आ सकता है। तो ये दोनों ही मतलब विमेन से रिलेटेड टॉपिक हैं, तो उसमें बेहतर रहता है कि अगर हम जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट कर दें तो मार्क्स हमें हमेशा मेंस में ज़्यादा मिलते हैं। तो जो जुलाई 2022 सुप्रीम कोर्ट के ने बोला कि जो विमेन के जो राइट हैं, रिप्रोडक्टिव चॉइस का जो राइट है वो एक इनसेपरेबल पार्ट है उसकी पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21
जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और साथ ही साथ विमेन के पास जो है वो सैक्रोसेंट राइट है बॉडीली इंटीग्रिटी का। तो ये हम एक पहला कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। दूसरा, सुचिता श्रीवास्तव केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया था कि विमेन के इनके पास रिप्रोडक्टिव राइट होता है, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिकॉग्नाइज़ किया गया था। फिर पुट्टास्वामी केस के अंदर भी ये जो राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज़ किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ प्रोटेक्शन। तो इन तीन केसेस के अंदर विमेन के जो राइट्स थे उसको विमेन के रिप्रोडक्टिव जो राइट्स हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स और उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज़ किया गया। इस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है उसको लागू करने में या उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है ये जो 2021 MTP एक्ट है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली इशू क्या आते हैं रिगार्डिंग अबॉर्शन इन इंडिया। तो ना कुछ देखो MTP एक्ट के ही एक तो इशू हैं, उसका एक तरीके से क्रिटिसिज्म लगा सकते हैं। उसका क्रिटिसिज्म ये है कि ये ना लिबरल तो है लो, लेकिन ना इतना एब्सोल्यूट जो है रिप्रोडक्टिव राइट नहीं देता है विमेन को, क्योंकि डॉक्टर का डिसीज़न अल्टीमेटली प्रिवेल करता है। तो यहाँ पे जैसे इस केस के अंदर विमेन को ये लगा कि 26 वीक्स वाली जो प्रेगनेंसी है इसके अंदर ये लगा विमेन को कि मेरा तो कुछ चला ही नहीं, डॉक्टर ने जो बोला उसी का ही चलेगा। तो ये ना समटाइम्स मतलब मैनी टाइम्स एक्चुअली होता यही है कि डॉक्टर का डिसीज़न ही प्रिवेल करता है, विमेन की को एब्सोल्यूट राइट को प्रिवेल रिप्रोडक्टिव राइट प्रिवेल नहीं होते हैं। दूसरा आ जाता है कि इंक्रीज़ इन अपर लिमिट, जो 24 वीक्स जो हमने लिमिट जो देखी MTP एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या हुआ है कि अवेलेबल है ये सिर्फ कुछ सर्टेन कैटेगरी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन को ही अवेलेबल है। वो आप एग्जांपल लिख सकते हो यहाँ पे कि किसको अवेलेबल है, जैसे कि जो रेप की सर्वाइवर हैं और सेक्सुअल असॉल्ट के से जो विक्टिम हैं उसकी, तो इस वजह से। और अगर तीसरा देखें हमें पॉइंट ये आता है कि रोल जो है मेडिकल बोर्ड का, काफ़ी सारे केसेस में ये पाया गया है कि मेडिकल जो बोर्ड होता है वो एक्चुअली डिनाई कर देता है परमिशन, मतलब वो फेवर में नहीं होता टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के, तो वो परमिशन को डिनाई कर देता है। तो इस तरीके से विमेन की जो है वो राइट्स का हनन होता है, एक तरीके से हम ये मान सकते हैं। फिर उसके बाद जुडिशियल हर्डल बहुत होती है यहाँ पे ना, बहुत सारे केसेस में जो लोअर कोर्ट होती है हमारी, वो ना प्रेगनेंसी को ना टर्मिनेट करने में डिनाई ही करती है, बहुत सारे केसेस में हमने पाया है। बट सुप्रीम कोर्ट का व्यू हमेशा ना लिबरल अप्रोच ज़्यादा रहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लिबरल अप्रोच से ज़्यादा चलता है। तो ऐसे ना कन्फ्लिक्ट होता है, तो उससे कन्फ्लिक्ट होता है तो जस्टिस को मिलने में काफ़ी देरी हो जाती है विमेन को। अगला इशू आता है हेल्थ एसेस। तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है। तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री का मतलब क्या है कि हमारे पास ना लो है, लेकिन लो की ना अवेयरनेस नहीं है कि विमेन को यही नहीं पता, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को रूरल एरिया या काफ़ी सारे एरिया में यही नहीं पता कि उसके पास लीगल राइट है अबॉर्शन का। तो जब उसको पता ही नहीं कि लीगल राइट है, प्लस जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, जो कि हमने डाटा भी देखा था NHFS का, कि जो NHFS का डाटा जिसने बताया था कि 27% विमेन 27% होम में अबॉर्शन होते हैं, होम बेस्ड होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अनहाइजेनिक कंडीशन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्राइवेट में ज़्यादा अबॉर्शन हो रहे हैं, तो पब्लिक फैसिलिटी नहीं होगी तो अनसेफ अबॉर्शन होगा। अनसेफ अबॉर्शन होगा तो लॉस ऑफ लाइफ होगा, हाई MMR होगा, SDG जो है वो उनको अचीव करने में हमें बहुत मुश्किल रहेंगी। हमारा खुद का डेमोग्राफी डिविडेंड जो उसका पोटेंशियल है वो हम जो है हार्नेस नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली जो हमारा एम भी है इंडिया का कि 2047 तक हमें एज अ डेवलप्ड नेशन जो है अचीव करना है या बनाना है जो कह सकते हैं, तो वो भी अचीव नहीं कर पाएंगे अगर यही इस तरीके के हालात रहे तो। सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये क्या होते हैं कि जैसे ना अबॉर्शन ना अनसेफ
तभी भी चले जाते हैं कि हमने देखा है कि हमारा ना पेट्रियार्कल सेटअप है मोस्टली, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में तो खासकर, कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं। तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होगा तो वो सन की किसी वजह से होंगे, सन की प्रेफरेंस की वजह से सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होंगे। तो इस वजह से डायरेक्ट किलिंग हो जाती है फीटस की। तो ये भी एक वन ऑफ द इशू है। अगर हम एथिकल इशू की बात करें तो ये क्या इशू आता है कि प्रो बर्थ या दें या प्रो चॉइस। तो अभी हमने देखा था, पढ़ा था कि प्रो चॉइस क्या होती है, विमेन की खुद की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की चॉइस के वो क्या चाहती है। अगर हम प्रो बर्थ की बात करें तो वो ये होता है कि जो बेबी है उसको, उसकी भी तो लाइफ है, तो उसको जो है प्रो बर्थ उसके लिए होना चाहिए। लेकिन अभी जो 26 वीक वाली प्रेगनेंसी जो केस है जो कि न्यूज़ में था, इसमें हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली जो व्यू लिया ना वो प्रो बर्थ लिया, प्रो चॉइस नहीं लिया। और उनका ये कहना था कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर हम प्रो चॉइस व्यू ले लेंगे तो एक्चुअली वो क्या करेगा, एक रॉन्ग प्रेसिडेंट से जो है वो उसको इस्टेब्लिश करेगा और जो कि सही नहीं है आगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बात करें कि एक सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो हमारे इशू हो गए कि ये हमने 7 इश्यूज़ पढ़े कि अबॉर्शन से रिलेटेड क्या इशू है इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें कि जैसे जो हमारे सीजीआई ने जैसे बोला कि हमारा जो लॉ है वो वे अहेड है अदर नेशन से, तो ये ऐसा क्यों बोला उन्होंने? एक तो उसका रीज़न ये था कि जो यूएस के सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने अभी क्या करा कि एक लैंडमार्क जजमेंट आया था 1973 में। वो जजमेंट क्या था कि रॉय वर्सेस वेड जजमेंट या सिचुएशन बोलते हैं, जो कि पर्टिकुलर आर्टिकल में गिवन है। तो उन्होंने ना विमेन को राइट टू अबॉर्शन का अधिकार दिया था, उनको थे। इस जजमेंट में ये बोला गया कि विमेन को राइट टू अबॉर्शन का अधिकार है। लेकिन यूएस की जो कोर्ट है उसने 2022 के अंदर क्या किया, इस पर्टिकुलर जजमेंट को खारिज कर दिया। कहने का मतलब है कि उन्होंने इसके बोला कि ये अधिकार उनको नहीं है। दैट्स वाई कि सीजीआई ने बोला कि हमारा जो लॉ है वो वे अहेड है अदर नेशन से। इसके अलावा अगर हम देखें बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो डेवलप्ड भी हैं या हमसे काफ़ी आगे हैं, फिर भी वहाँ पे जो है अबॉर्शन के राइट्स नहीं हैं या रिमूव्ड कर दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है पोलैंड है, वहाँ पे भी अबॉर्शन के लीगल राइट्स को रिमूव कर दिया गया है। निकारागुआ है वन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसके साथ ही तो इस तरीके से हमने ये समझा कि हमारा एमटीपी एक्ट, उसके प्रोविज़न्स क्या हैं, विद कंपैरिजन भी किया। और ये एक पर्टिकुलर लाइन है जो हम यूज़ भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, जो कोर्ट ने बोला कि विमेन के जो रिप्रोडक्टिव राइट हैं उसमें ना इंक्लूड होते हैं सिर्फ लाइक राइट टू एक्सेस एजुकेशन, सिर्फ यही नहीं होता, प्लस इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो इन सब की भी समझ उसके रिप्रोडक्टिव अधिकार के अंदर आती है कि उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पता होना, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करना और सेक्सुअल हेल्थ के बारे में जानना और एसेस करना एजुकेशन का। सो ये हमारा आज का एमटीपी जो टॉपिक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये हमने अच्छे से समझा और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।